तो यहाँ पे अब हमारे पास हमने दोनों वैल्यूज़ उसको पास की हैं, बुक एक्स और बुक वाई, क्योंकि बुक वाले वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं ना, यहाँ पे इनकी डाटा टाइप हमने स्ट्रक्चर वाली रखनी है। तो ए में कॉपी एक्स में कॉपी हो जाएगा ए का डाटा और वाई में कॉपी हो जाएगा बी का डाटा, ठीक है। अब ये जब हो गया, इसके अंदर हमने क्या चेक किया, एक्स डॉट प्राइस के अगर एक्स की प्राइस ज़्यादा है वाई से तो रिटर्न किसको कर देना चाहिए, एक्स को, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर रिटर्न किसको कर देना चाहिए, वाई को। यानी कि अगर ए की प्राइस ज़्यादा है तो रिटर्न किसको करना चाहिए, ए को, और अगर बी की प्राइस ज़्यादा है तो रिटर्न किसको करना चाहिए, बी को। नाम ही चेंज हुआ है ना। अब जब ये रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे हमने उसकी टाइप क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है, ठीक है। यानी कि रिटर्न में ये दोनों चीज़ें रिटर्न होंगी, उसकी प्राइस भी और उसके पेजेस भी, ठीक है। अब जैसे ही रिटर्न होगा, इसका जो रिज़ल्ट होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे पास आर के अंदर। लाइक यहाँ पे इस केस में जो थे 250 ए था, ए की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू 250 थी और वाई की वैल्यू थी हमारे पास 325। अब कौन सी कंडीशन ट्रू है, 250 इज़ ग्रेटर दैन 325, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला चलेगा और रिटर्न किसको करवाया जाएगा, 325 वाले को। अब जो रिज़ल्ट आएगा वो किस में स्टोर होगा, इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर 325 भी आएगा और इसमें 680 भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको डिस्प्ले करवाओगे द मोस्ट कॉस्टली बुक के नाम से, पेजेस उसके क्या होंगे, आर डॉट पेजेस के अंदर, और प्राइस उसकी किस में होगी, आर डॉट प्राइस में। इसलिए हमने जो थर्ड वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया था वो इस डाटा को स्टोर करने के लिए, जो फंक्शन रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमने थर्ड वेरिएबल यूज़ किया था। यहाँ पे हम सिंपल यूज़ करते तो हमारे पास एरर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो बुक है वो रिटर्न टाइप है, तो हमारा जो वेरिएबल आर वाला क्रिएट होना चाहिए था वो भी किस टाइप का होना चाहिए था, बुक वाली टाइप का ही होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन था। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स जो है ना, इनको हम लोग जब फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पे ये जो फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं ना, इसी टाइम पे हम इसको इनिशियलाइज़ भी कर देते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि फिर आप जब फंक्शन को कॉल करते हो ना, जैसे यहाँ पे कर रहे हो, तो फिर आपको ये वैल्यूज़ ना भी दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है ना वो यूज़ हो जाएंगी। सपोज़ यहाँ पे एक्स को हमने 100 दे दिया, वाई को हमने 15 दे दिया, तो अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं दिया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि खुद ब खुद एक्स के अंदर क्या आ जाएगा 10 और वाई के अंदर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अगर आप वैल्यूज़ दे देते हो तो फिर वो वैल्यूज़ यूज़ होंगी जो आपने दी होंगी, जो आपने यहाँ पे दी होंगी। लेकिन अगर आप वैल्यूज़ नहीं देते तो फिर कौन सी वैल्यूज़ यूज़ हो जाएंगी, जो आप लोगों ने उसको बाय डिफ़ॉल्ट डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर दी होती हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स या डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स भी कहा जाता है। तो इसकी ये सारी कहानी पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा। मैं इसकी एग्जाम्पल आपको करवाती हूँ। यहाँ पे देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। ये फंक्शन उसने डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पे उसने क्या लिखा है, वाई टेस्ट इंटीजर n इज़ इक्वल टू 100। n की वैल्यू उसने क्या दे दी हुई है, 100 दे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्ट का फंक्शन, मेन के फंक्शन में उसने टेस्ट को कॉल किया हुआ है, यानी कि इस फंक्शन को कॉल किया है, ये वाले फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया, तो उसको तो क्या देना चाहिए था, उसको मतलब आपको एक एरर मैसेज देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो हमने पैरामीटर दिया हुआ है इस फंक्शन में ही। लेकिन यहाँ पे हम जब कॉल कर रहे हैं तो तब हम पैरामीटर नहीं दे रहे, तो फिर क्या होगा, वो आपको एरर नहीं देगा। वो क्या करेगा, वो इस n की वैल्यू खुद ब खुद अज्यूम कर लेगा कि क्या है, 100 है, ठीक है। वो ये सारा काम अब किसके साथ, इसमें n में क्या दे देगा, 100 खुद ब खुद ले आएगा, क्योंकि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे उसमें क्या रखवा दिया था, 100 रखवा दिया हुआ है, ठीक है। अब जब उसके अंदर 100 आ गया तो सी आउट n इज़ इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट होगा, और n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 100, तो वो किसको डिस्प्ले करवा देगा, 100 को डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अब दोबारा से अगली लाइन पे जाएगा, टेस्ट का फंक्शन कॉल किया हुआ है और 2 के साथ कॉल किया। अब हमने खुद से उसको पैरामीटर दे दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो किस में कॉपी हो जाएगा, n के अंदर कॉपी हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इसी तरह 75 भी हमने टेस्ट के फंक्शन को दिया हुआ है, तो 75 भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आपने नहीं दिया था तो तब कौन सी वैल्यू गई थी, जो आपने उसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी डिक्लेरेशन के टाइम के ऊपर, वो वैल्यू उसके अंदर शो हुई थी, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। सेम इसी तरह से ये एक एग्जांपल दी हुई है कि ये फंक्शन का उसने बनाते हुए उसको डिक्लेयर किया हुआ है बाय डैट, यहाँ भी उसने फंक्शन बना दिया, ठीक है। वेरिएबल 1 में उसने क्या रखवा दिया, 5, और वेरिएबल 2 में क्या रखवा दिया, 10, और वेरिएबल 3 यूज़ किया हुआ है। इन दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 5 और 10 को, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, वेरिएबल 3 में 15। द सम ऑफ 2 नंबर इज़ वेरिएबल 3 यानी कि 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम मेन के फंक्शन में कॉल करेंगे, सबसे पहले ऐड का फंक्शन कॉल किया है, ये ऐड का फंक्शन है,
ठीक है। ऐड के फंक्शन में हमने कोई इधर पैरामीटर नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद ब खुद अज्यूम किसको करेगा 5 और 10 को, और रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 15, और वो उसको क्या करवा देगा डिस्प्ले, तो द सम ऑफ टू नंबर इज़ 15 आ गया। ठीक है। इसी तरह ऐड का फंक्शन कॉल किया, लेकिन इसमें उसने क्या दे दिया, दो पैरामीटर्स दे दिए 1 और 2। अब वेरिएबल 1 में क्या आ जाएगा 1, और वेरिएबल 2 में क्या आ जाएगा 2, तो 1 + 2 हमारे पास 3 हो जाएगा। तो वेरिएबल 3 को हम क्या सी आउट करवा देंगे, 3 को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा ऐड 1। ऐड 1 का मतलब क्या है कि ये जो 1 है हमें एक पैरामीटर उसने दिया, जबकि हमें कितने चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए। ये जो 1 है ये तो असाइन हो जाएगा फर्स्ट वेरिएबल को, सेकंड वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं है तो वो खुद ब खुद उसकी वैल्यू क्या कंसीडर करेगा 10, और आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा 1 + 10 11, और वेरिएबल 3 क्या शो करवा देगा 11 को शो करवा देगा। ठीक है। तो ये होते हैं आपके पास डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनलाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस ये होते हैं कि आप लोग जितनी दफ़ा हमने प्रोग्राम में देखा हुआ है कि मैं आपको जब प्रोग्राम करवाती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि जी फंक्शन जो है ना जब कॉल होगा तो वो वापस किसके पास, वो कर्सर किसके पास चला जाएगा, इस फंक्शन के पास चला जाएगा। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कर्सर वापस किसके पास आ जाएगा, जहाँ से वो शुरू हुआ था। ये काम मैं आपको हमेशा बताती रही हूँ। ठीक है। अब इनलाइन फंक्शन क्या करते हैं, इनलाइन फंक्शन का काम ये होता है, अगर आपने किसी फंक्शन के साथ इनलाइन रख दिया हो तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे ना आपका कर्सर चला जाएगा इस जगह पे। ठीक है। इस जगह पे जाके वो क्या करेगा, वो इस पूरे प्रोग्राम को कॉपी करेगा, इस पूरे फंक्शन को कॉपी करेगा और यहाँ पे इस प्रोग्राम मेन के प्रोग्राम के अंदर ले आएगा। ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जितना टाइम आपको इस कंट्रोल को यहाँ लाने में लग रहा है और फिर यहाँ से वहाँ जाने में वापस लग रहा है, वो टाइम सेव हो जाएगा। आने वाला टाइम तो लगेगा, फंक्शन कॉपी होगा, लेकिन जाने वाला टाइम बच जाएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन कॉपी होकर कहाँ पे रहेगा, मेन के फंक्शन में। तो हमारे कंट्रोल को कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ये जो इनलाइन फंक्शंस है ना, ये हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं स्मॉल फंक्शंस के लिए, क्योंकि ये जब कॉपी होते हैं तो आपके पास मेमोरी यूज़ करते हैं। अब जितनी दफ़ा आपने 10 दफ़ा फंक्शन कॉल किया है तो 10 दफ़ा वो फंक्शन अपने आप को मेन के फंक्शन में कॉपी करेगा। उसने पहले भी स्पेस ली हुई है जहाँ पे वो फंक्शन बना हुआ है, फिर जब वो 10 टाइम अपने आप को कॉपी करेगा तो उतनी ज़्यादा स्पेस भी ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसलिए जो स्मॉल फंक्शंस होते हैं ना, वहाँ पर हम लोग इनलाइन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसको आपको देखने से नहीं पता चलेगा कि ये मतलब इसमें क्या चेंज आ रहा है या आम फंक्शन में या क्या चेंज है। सिर्फ आपको इस नाम से पता चलेगा कि जब आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे या फंक्शन बनाओगे उसके साथ आप क्या लिखोगे। ये तो हो गए रिटर्न टाइप, ये फंक्शन नेम, ये पैरामीटर्स। तो इनलाइन क्या है, ये आपको ये बताएगा कि ये फंक्शन कॉपी होगा, किस में कॉपी होगा, आपके मेन के फंक्शन के अंदर कॉपी होगा। ठीक है। यहाँ पे आपको देखने में कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, आंसर वही आएगा 27 125, मतलब क्यूब का जो आंसर होता है वही आंसर आएगा, लेकिन इनर जो उसकी चेंजेस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। ये कमांड लाइन पैरामीटर्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग जो होती है ना, इसमें ये होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन जो हैं वो सेम नेम के साथ होते हैं। लाइक यहाँ पे उसने एग्जांपल दी हुई है कि एवरेज के उसने 3 फंक्शंस बनाए हुए हैं। अब सेम नेम है ना एवरेज, तो चेंज कहाँ से आएगा, चेंज आएगा इन पैरामीटर से। आप लोग किस तरह से एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन से चेंज कर सकते हो, बाय यूजिंग दीज पैरामीटर्स। अब देखा जाए तो फंक्शन नेम तो सबके सेम है, लेकिन चेंज क्या है, पैरामीटर्स। आप लोग 3 तरह से चेंज कर सकते हो पैरामीटर्स में। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स चेंज कर दो, लाइक यहाँ पे नाम सेम है, आप यहाँ पे 2 की बजाय 1 पैरामीटर दे दो तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। इसी तरह टाइप ऑफ पैरामीटर को चेंज कर सकते हो, जैसे ये दोनों इंट हैं तो ये दोनों उसने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। इसके अलावा आप लोग इसका सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर चेंज कर देते हो, लाइक ये फ्लोट इंट और फ्लोट है, मैं एक और फंक्शन बनाती हूँ, मैं उसमें यहाँ पे फ्लोट कर देती हूँ, यहाँ पे इंट कर देती हूँ, तो ये भी चेंज प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है। तो मतलब फंक्शन नेम सेम है, ये हम लोग मोस्टली करते हैं जब हमें एक ही तरह का काम करना होता है डिफरेंट जगह पे। लाइक मैंने एवरेज कैलकुलेट करनी है, अब किसी स्टूडेंट के मार्क्स पॉइंट में हैं, किसी के मार्क्स जो हैं वो इंटीजर में हैं, सबके सेम तो नहीं है। तो फिर उस जगह पे, ऐसी जगहों पे हम फिर किसको यूज़ करते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज़ करते हैं, कि हमें बार बार हर फंक्शन को याद ना रखना पड़े कि जी ये इंटीजर के लिए यूज़ होगा, ये फ्लोट के लिए यूज़ होगा। हम क्या करें, हम सिर्फ उनके पैरामीटर्स डिफरेंट कर दें, जिस तरह का पैरामीटर आएगा वो उस तरह का फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है। ये सारी रीडिंग इसको एक दफ़ा कर लीजिएगा। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और प्रोग्राम में आपको इसका करवा देती हूँ एक।
यहाँ पे उसने लिखा हुआ है राइट 3 वर्जन ऑफ अ फंक्शन लाइन। आपने फंक्शन लाइन का एक फंक्शन बनाना है और 3 फंक्शन यानी कि बनाने हैं लाइन के नाम से, ठीक है। द फर्स्ट वर्जन टेक्स नो पैरामीटर। फर्स्ट जो फंक्शन होगा उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं आएगा। एंड डिस्प्ले अ लाइन ऑफ 10 स्टैटिक। आपने उसके अंदर खुद से 10 स्टैटिक को शो करवाना है, ठीक है। द सेकेंड वर्जन टेक्स एन इंटीजर पैरामीटर एंड डिस्प्ले अ लाइन ऑफ n स्टैटिक्स। आपने सेकंड जो फंक्शन बनाना है उसके अंदर यूज़र से पूछना है कि वो कितने स्टैटिक लगाना चाहता है। इसमें तो हमने बता दिया कि हम 10 लगाना चाहते हैं। सेकंड वाले में हमने यूज़र से पूछना है कि वो कितने स्टैटिक लगाना चाहता है, 2 3 4 10 11 जितने भी लगाना चाहता है उतने स्टैटिक लगा देने हैं, ठीक है। द थर्ड वर्जन टेक्स एन इंटीजर। थर्ड वर्जन ने एक इंटीजर इनपुट में लेना है पैरामीटर में एंड अ करेक्टर एज पैरामीटर, और 7 करेक्टर लेना है। एंड डिस्प्ले अ लाइन ऑफ गिवन करेक्टर्स ऑफ एन लेंथ, ठीक है। और उसने उतने वो वाला करेक्टर लाइक उसने यहाँ पे एट द रेट साइन दिया हुआ है और उसने कहा कि ये करेक्टर 5 दफ़ा प्रिंट होना चाहिए, तो आपने उसको 5 टाइम प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन बनाने लगे हैं। फंक्शन डिक्लेयर किए हुए हैं उसने तीनों। ये मेन का फंक्शन है, मेन के फंक्शन में उसने उन्हें कॉल किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन था जिसके अंदर नो पैरामीटर था। यहाँ पे उसने 10 टाइम स्टैटिक को डिस्प्ले करवाना था। i = 1 लेस दैन 10 और i ++ 10 यानी कि लेस दैन 10 तक जाना था। फर्स्ट टाइम चलेगा स्टैटिक प्रिंट होगा, सेकंड थर्ड यानी कि 10 टाइम स्टैटिक प्रिंट होकर फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन था उसमें एक पैरामीटर आना था जिसमें उसने बताना था कि कितनी दफ़ा आपने स्टैटिक को प्रिंट करवाना है, वो n के अंदर आना था, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है 1 पैरामीटर। इसका मतलब क्या है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। उसको खुद बहुत पता चल जाएगा पैरामीटर देख के। इंटीजर आई है, लूप उसने लगाई है 1 से और कहाँ तक चलेगी, जो n की वैल्यू होगी वो 3 है, 4 है या 5 है, जो भी है वहाँ तक चलेगी। और सी आउट वो किसको करवा देगा, स्टैटिक को प्रिंट करवा देगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाएगा वो लाइन का फंक्शन है, और उसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। इंटीजर n यानी कि 5 और करेक्टर c, उसमें क्या आ जाएगा एट द रेट साइन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीजर i 1 से शुरू होगा और लेस दैन n यानी कि 5 टाइम चलेगा। और सी आउट में c, जो c के अंदर करेक्टर पड़ा होगा हम उसको डिस्प्ले करवाते जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग। इसकी एक एग्जांपल करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 शुरू करना है, 10 नहीं करना। 11 चैप्टर जो है ना वो शुरू करना है पॉइंटर्स का।